छात्रों, आज आप लोगों को मैं इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का क्वेश्चन नंबर 11 करवाने जा रहा हूँ। 11 का प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को इसको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रश्न इस तरह से है। श्रीमती वंदना सेठी, जो जोधपुर में राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी का मतलब है RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। RAS की वो अधिकारी है, RAS। फिर ये कहते हैं 1 जून 2018 से 5,000-200-7,000 रुपये के वेतनमान में है। उन्हें 1,700 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता, मूल वेतन का 6.25% शहरी भत्ता, सिटी अलाउंस तथा 500 रुपये प्रति माह मनोरंजन भत्ता प्राप्त होता है। उसके द्वारा प्राप्त अन्य सुविधाएं एवं राशियां इस तरह से हैं। और वेतन के अलावा उसको वेतन श्रृंखला में मूल वेतन और महंगाई भत्ते, शहरी भत्ता और मनोरंजन भत्ते के अलावा अन्य सुविधाएं और राशियां इस तरह से मिलती हैं, जिसमें पहला है उन्हें एक सुरक्षाकर्मी की सुविधा प्राप्त है। उसे एक सुरक्षाकर्मी फैसिलिटी दी गई है गार्ड की, जिसका 750 रुपये प्रति माह का वेतन महंगाई भत्ता सहित सरकार द्वारा दिया जाता है। वो प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है और इसलिए उन्हें एक सुरक्षाकर्मी की सुविधा प्रदान की गई है। इसे आप जो घरेलू नौकरों की सुविधा दी जाती है उस नज़रिए से नहीं देखें, तो इसलिए ये इसके लिए टैक्स फ्री होगी, क्योंकि सुरक्षा का ध्यान सरकार रखती है और उनके पद के अनुसार उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, उन्हें एक सरकारी कार की सुविधा भी प्राप्त है, जिसका उपयोग कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। कार की सुविधा अगर केवल ऑफिस के लिए दी जाती है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होती है। इसके लिए भी यहाँ कर योग्य नहीं होगी। कार कर योग्य तभी होती है जब या तो पूर्ण रूप से निजी काम में आए या निजी के साथ साथ में सरकारी काम में भी आए, तब। 2 पॉइंट। तीसरे पॉइंट में उन्हें एक सरकारी बंगला भी रियायती किराए पर दिया गया, यानी उसको एक मकान की सुविधा दी गई है। उसका उचित किराया वो ये कहते हैं 1,000 रुपये प्रति माह। उनके वेतन में से इसके लिए मूल वेतन का 6% काट लिया जाता है। यदि ये मकान उनको रियायती किराए पर नहीं दिया गया होता तो किराए के लिए कटौती मूल वेतन का 10% की जाती। मकान की सुविधा का मूल्यांकन आप लोगों ने थ्योरी में देखा, जो पीछे थ्योरी में दे रखा है। और मकान की सुविधा अगर सरकारी कर्मचारी को दी जाती है तो उसका मूल्यांकन, उस मकान की सुविधा का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये वहाँ स्पष्ट वर्णित है। और वहाँ ये कहा गया है कि उसका मूल्य कर्मचारी के लिए वो होगा जो सरकारी नियमानुसार उसको अगर फ्री में या कंसेशनल रेट पर नहीं दिया जाता तो जितनी राशि वसूल की जाती उसके बराबर मूल्यांकन होता है, और कोई राशि अगर प्राप्त कर ली जाती है तो उसमें से घटा दी जाती है। ये 3rd पॉइंट हो गया आवास की सुविधा का मूल्यांकन का। इसके बाद चौथी सुविधा, वे जुलाई अगस्त 2019 में चिकित्सा अवकाश पर रही। 2 महीने चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव पर रही। इस अवधि के दौरान उन्हें आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ। आधा मूल वेतन प्राप्त हुआ, ठीक है। तो उसी तरह से आप आय में शामिल, वेतन शीर्षक की आय में शामिल करेंगे। उनकी चिकित्सा पर व्यय के 32,000 रुपये की नियोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की गई, यानी उसने इलाज करवाया, खर्चा हुआ 32,000 रुपये, नियोक्ता ने क्षतिपूर्ति की गई। इसमें ये कहते हैं 13,000 रुपये एक सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के। सरकारी हॉस्पिटल में चिकित्सा
के संबंध में क्षतिपूर्ति की जाती है तो वो कर मुक्त होती है। तो 13,000 रुपये सरकारी अस्पताल में चिकित्सा के क्षतिपूर्ति कर दी एवं शेष एक निजी अस्पताल, और निजी अस्पताल में चिकित्सा का खर्चा कर्मचारी को अगर क्षतिपूर्ति नियोक्ता द्वारा की जाती है तो वो कर योग्य होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 5वां पॉइंट, वह अपने पति के इलाज के लिए न्यूयॉर्क गई, जिनके हृदय की सर्जरी, हार्ट की सर्जरी हुई, जो मान्यता प्राप्त बीमारी है, के लिए 1,80,000 रुपये के वे सरकार द्वारा चुकाए गए। 1,80,000 रुपये सरकार ने चुका दिए। हार्ट प्रॉब्लम के लिए वो सर्जरी कराने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गई। इसके अलावा 1,20,000 रुपये के यात्रा वे जब वहाँ वो न्यूयॉर्क में गई तो यात्रा के खर्चे होंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, वो 1,20,000 यात्रा वे स्वयं का, पति का और एक सेवक का, 3 लोगों के, कुल मिला के पेशेंट का और वो वाइफ है उसका और एक सेवक का 1,20,000 रुपये के कुल यात्रा वे हुए। फिर और 36,000 रुपये फिर वहाँ पर ठहरने के खर्चे, 3 लोग ये वहाँ ठहरे भी हैं, उनका खर्चा सरकार द्वारा चुकाया गया। नियमानुसार आपको देखना पड़ेगा ये 3 की छूट मिल सकती है क्या। फिर चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत राशि है 2 लाख रुपये। चिकित्सा और ठहरने 2 चीज़ों के लिए, यात्रा की बात नहीं है। चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में रिजर्व बैंक ने स्वीकृत राशि करी है 2 लाख रुपये, यानी इससे ज़्यादा तो फिर छूट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, जो अपन लेटर ऑन प्रश्न में देखेंगे। फिर अगला 6 पॉइंट है, 30 अप्रैल 2019 को सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें 1,500 रुपये प्रतिमाह अंतरिम राहत की राशि 1 जुलाई 18 से मिली। उसके बाद में क्या होता है, 30 अप्रैल 19 को सरकार कोई घोषणा करती है और उसे 1,500 रुपये प्रतिमाह, पर मंथ 1,500 रुपये अंतरिम राहत, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंटरिम रिलीफ की राशि 1 जुलाई 18 से मिलती है। तो ये राशि चूँकि पहले ड्यू नहीं थी और अब मिली है, तो अब ये सारी की सारी राशि जो मिली है वो अपन कर योग्य कर लेंगे, लेकिन कितनी मिली वो कैलकुलेट करेंगे। और ये राशि मिली है इसको 1 जुलाई 18 से और मिली है गत वर्ष में, तो गत वर्ष में मिली है तो गत वर्ष में ये कर योग्य हो जाएगी। और फिर उसके बाद में 7वां जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है नवंबर 2019 में उन्हें अर्जित अवकाश के बदले में 2 माह का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता प्राप्त हुआ। नवंबर 2019 में उसने अपनी जो जमा छुट्टियां थी उसका एनकेशमेंट करा लिया, जिसको अपन कहते हैं लीव एनकेशमेंट, नवंबर 19 में यानी गत वर्ष में 2 महीने का, और उसके बदले उसको मिलता है 2 महीने का मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता। 2 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये 7वां पॉइंट। फिर उनके द्वारा राज्य सरकार को 1,000 रुपये नियोजन करके दे थे, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। नियोजन कर का मतलब टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो उसके द्वारा राज्य सरकार को 1,000 रुपये नियोजन कर, परंतु गत वर्ष में उन्होंने 500 रुपये चुकाए। उसके ऊपर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट के 1,000 रुपये ड्यू थे, लेकिन उसने 500 रुपये ही चुकाए। जितनी राशि चुकाई जाती है एम्प्लॉयमेंट टैक्स के रूप में गत वर्ष में, वो छूट योग्य होती है, तो उसकी आप छूट दे देंगे अपन। तो इस तरह से ये प्रश्न है कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए, असेसमेंट ईयर 2021, गत वर्ष है 19-20 के लिए। ये कह रहे हैं वेतन शीर्षक की उसकी कर योग्य आय ये मानते हुए ज्ञात कीजिए कि उसकी अन्य किसी साधन से आय नहीं है, यानी केवल एकमात्र साधन है इनकम फ्रॉम सैलरी, अन्य कोई उसका आय का साधन नहीं है। तो आपको वेतन शीर्षक की आय की गणना करनी है और आय के शीर्षक होते हैं 5, तो केवल एक शीर्षक है वेतन शीर्षक, तो इसकी आय की आपको गणना करनी है, जिसकी गणना अपन लोग करेंगे। तो इसकी गणना
जब करेंगे तो सबसे पहले काम होता है कि आप इस प्रश्न का सबसे पहले एक हेडिंग दें, और हेडिंग अपन देंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्रीमती SMT वंदना सेठी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। ये इस तरह से हेडिंग दे दिया। आप लोग उदाहरणों में पूरा देख रहे होंगे, या आप लोगों को देख लेना चाहिए कि किस तरह से हेडिंग दिया जाता है। तो वो हेडिंग यहाँ दे दिया। प्रश्न को करने से पहले एक इसका शीर्षक अपन ने दे दिया। अब उसके बाद में फिर आप लोगों को बताया हुआ था कि न्यूमेरिकल प्रश्न करेंगे तो कॉपी का जो राइट साइड का हिस्सा लास्ट में आता है वो एक रुपीज़ का कॉलम बना ले वहाँ, और बाकी लेफ़्ट की ओर बाकी जगह बचती है वो विवरण या पर्टिकुलर्स के लिए रह जाएगा। ये काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में अपन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन उसकी दिखाएंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी दिखाने के लिए आप लोगों को एक टेबल तैयार करनी पड़ेगी कि अपने को जो गत वर्ष है, गत वर्ष की अवधि है 12 महीने वाली, उस अवधि के दौरान इसको कितना वेतन मिला है, वो सारा का सारा आप दिखाएंगे। तो गत वर्ष से इसका शुरू होता है। ये सरकारी कर्मचारी है, मार्च टू फरवरी। तो अपन टेबल बनाएंगे, और उस टेबल में आप लोग ये देखेंगे कि वो नौकरी उसकी शुरू होती है, वो वेतनमान उसको मिलता है 1/6/18 से लेके 31/5/19 तक 5,000। 1 जून 18 से लेके 31/5/19। और अपना गत वर्ष है 19-20, और 19-20 भी कौन सा, 19-20 का मतलब मार्च से शुरू होके मार्च, अप्रैल और मई, यानी मई तक 3 महीने हो जाते हैं। तो 1/6/18 से लेके 31/5/19 तक उसको वेतन मिलता है 5,000। तो आप लिख देंगे 1/6/18 टू 31/5/19 बराबर 5,000। ये वर्किंग नोट तैयार करेंगे कि वेतन की गणना कर रहे हैं अपन। तो 31/5/19 तक की बात आ गई, जिसमें 5,000 रुपये वेतन मिल रहा है। फिर 1/6/19 से लेके 31/5/20 तक, एक साल, अगले एक साल उसको वेतन मिल रहा है 5200 रुपये। उसको अगले साल इसका वेतन हो गया 5200 रुपये। क्यों? क्योंकि उसको जो वेतन श्रृंखला दे रखी है वो 5,000 से शुरू है, और एक साल बाद में 200 रुपये बढ़ जाते हैं। तो 1/6/19 से लेके 31/5/20 तक हो गए 5200। ये अपन ने एक टेबल बना ली वेतन की कि गत वर्ष में क्या पोजीशन है। अब जैसे अपन ने कर ली 31/5/20 तक उसको 5200 मिल रहे हैं, लेकिन अपने को यहाँ तक की ज़रूरत नहीं है। अपने को तो कैलकुलेशन करेंगे मार्च टू फरवरी, तो फरवरी 20 का वेतन ही चाहिए। तो 3 महीने का अपन ने वेतन लिया, उसका 19 वाला वो तो है 5,000, मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसने बीच में चिकित्सा अवकाश भी लिया है जुलाई अगस्त जो गत वर्ष में ही आता है, जुलाई अगस्त 19, जुलाई अगस्त में, और वो 2 महीने का है। और 2 महीने के लिए उन्होंने कहा है कि इसको जो मूल वेतन मिल रहा था उसका आधा मूल वेतन इसको मिला चिकित्सा अवकाश के लिए। तो उस टाइम इसको मूल वेतन था इसको 5200, तो 5200 के आधे हो गए 2600। तो 2 महीने के लिए इसको 2600 × 2 की राशि है, 2 × 2600, 2 महीने ये मिले। और पहले 3 महीने थे, 2 महीने और हो गए, 3 2 5 हो गए, अब 7 महीने बच गए। वो 7 महीने इसको मिल रहे हैं 5200। तो 7 को अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 5,200 से। तो इस तरह से ये सारी राशि आ गई 56,600।
56,600 सैलरी हो गई इसकी। उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे उसको मिलता है डीए, और डीए मिलता है, डीए के बारे में बता रखा है 1700 रुपये प्रति माह है। 1700 इंटू 12 कर दिया आपने, 1700 इंटू 12 20,400 डीए हो गया। फिर सिटी अलाउंस, सिटी अलाउंस से उसको मिलता है वेतन का 6.25%, और वेतन इसको मिला 56,600। तो सिटी अलाउंस के आगे आप ब्रैकेट लगाएंगे, सिटी अलाउंस ब्रैकेट 56,600 इंटू 6.25%, और ये राशि आती है 3537.5, और इसको आप कह सकते हैं 3538, 3,538 ये राशि आ गई। फिर उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस है। एंटरटेनमेंट अलाउंस सरकारी कर्मचारी है, इसको छूट तो मिलेगी, लेकिन एक बार आप पूरी राशि शामिल कर लें, 500 इंटू 12 कर दें तो 6,000 रुपये अपने शामिल कर दिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस के आगे ब्रैकेट लगाया और 500 इंटू 12 कर दिया। फिर इंटरिम रिलीफ, इंटरिम रिलीफ इसको मिलनी शुरू होती है 1/7/18 से, 1 जुलाई 18 से, और जो गत वर्ष के दौरान तक गणना करेंगे अपन 1/7/18 से लेके फरवरी 20 तक, यानी कुल मिला के 20 महीने की इंटरिम रिलीफ मिल रही है। तो इंटरिम रिलीफ के आगे आप एक ब्रैकेट लगा दें, 1500 इंटू 20 कर दें, और ये राशि हो गई 30,000 रुपये। फिर उसके बाद में आता है एनकेसमेंट ऑफ अर्नड लीव सैलरी, उसने छुट्टियों के बदले में वेतन लिया है और वो उसको मिला है बेसिक पे प्लस डीए। तो 2 महीने का इसने जब अर्नड लीव सैलरी का इनकेसमेंट किया तो उसका वेतन था 5200 रुपये। तो आप 5200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5200 इंटू 2, ये राशि आ गई 10,400। ये बेसिक पे है, डीए और जोड़ देंगे, डीए इसको मिलता है 1700 रुपये। तो 1700 एक महीने के और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3400, तो 10,400 प्लस 3400 राशि आ गई लास्ट के कॉलम में 13,800। फिर उसके बाद में मकान की सुविधा का मूल्यांकन करना है। मकान की सुविधा का मूल्यांकन वो लिया जाएगा जो सरकारी नियमानुसार होता। तो वो ये कहते हैं कि इससे अगर ये रियायती दर पर नहीं दिया जाता तो 10% लेते, 6% पहले से ही इसके वेतन में काटा जा रहा है, तो 4% और काट लेंगे, 4%, और 4% आप काट रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है वेतन, उसके मूल वेतन का, तो 4% और काट लो 56,600 का, 56,600 इंटू 4%, ये राशि आ गई 2264 रुपये। और फिर अगला है रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल। मेडिकल बिलों का भुगतान किया गया तो सरकारी चिकित्सालय में जो इलाज था वो तो उसका रीएम्बर्समेंट नियोक्ता करता है, तो कर योग्य नहीं होगा, वो कर मुक्त होता है, लेकिन निजी अस्पताल का कर योग्य होगा। तो 32,000 में से 13,000 सरकारी हॉस्पिटल के हैं, वो घटा दो, 32,000 माइनस 13,000 बराबर 19,000 रुपये की राशि रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल में कर योग्य हो गई। और फिर उसके नीचे आएगा मेडिकल फैसिलिटी अब्रोड, विदेश में इलाज करवाया, विदेश में इलाज कराया, जो छूट मिल गई वो तो ठीक है, छूट देंगे अपन, लेकिन जो कर योग्य भाग है वो वेतन में शामिल कर लेंगे। सबसे पहले अपन शामिल कर रहे हैं ठहरने के खर्चे हैं, वो यहाँ पर दे रखे हैं 36,000 रुपये, 36,000 रुपये। तो ये 36,000 3 लोगों के हैं, और वहाँ रुकने की सुविधा पेशेंट को मिल सकती है, साथ में एक अटेंडेंट को, यानी 2 जनों को ही मिल सकती है। ये 3 जने चले गए, तो 36 को 3 से डिवाइड अगर करें तो 12,000 आता है, यानी प्रत्येक के हिस्से में 12,000 आता है। 2 जनों की छूट मिल सकती है, यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24,000 की छूट मिल जाएगी, और 36,000 में से 24,000 घटाएंगे तो 12,000 बच जाते हैं, तो ये वापस वेतन में जुड़ जाएंगे। तो एक तो ये ठहरने, ये जोड़ दिए अपन ने, ठहरने के वे 12,000, और फिर उसके बाद में यात्रा वे होते हैं 1,20,000 3 लोगों के। यहाँ भी यात्रा वे की छूट 2 लोगों तक मिलती है, तो 40,000 रुपये की छूट नहीं मिलेगी। तो 12 पहले जोड़ दिए, 12 प्लस 40,000 ये हो गए।
फिर उसके बाद में इसमें एक राशि और जुड़ रही है, वो ये है कि जितनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने राशि स्वीकृत कर दी चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में, चिकित्सा एवं ठहरने के संबंध में आरबीआई ने राशि स्वीकृत की थी 2 लाख, और इनके खर्चे हुए 1,80,000 सरकार ने चुका दिए। और फिर उसके बाद में ठहरने के जो खर्चे हैं वो 36,000 हैं। 36,000 में से 12,000 रुपये पहले ही अपन टैक्सेबल कर रहे हैं, तो बाकी राशि बच गई 24,000। वो 24,000 रुपये की राशि अगर 1,80,000 में जोड़ते हैं तो ये राशि जाती है 2,04,000, यानी 2 लाख से 4,000 ऊपर चली गई। इसलिए उस 4,000 की छूट नहीं मिलेगी, वो 4,000 वापस जोड़ देंगे। कुल मिला के मेडिकल फैसिलिटी की राशि आएगी 12,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000 बराबर 56,000। तो 56,000 रुपये वापस से उसकी आय में या इनकम में या सैलरी में जुड़ जाएंगे, वो जोड़ दिए। और अब इसका जोड़ कर दो, उस जोड़ को कहेंगे ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें से ग्रॉस में से अब छूट देनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन की, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट देनी है अपने को, और एंटरटेनमेंट अलाउंस के आप लोग जानते हैं 3 पॉइंट बनाने पड़ते हैं, और तीनों में से जो सबसे कम होती है उसकी छूट मिलती है। सबसे पहले पॉइंट होता है अमाउंट रिसीव्ड, तो इसको 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से अमाउंट रिसीव्ड है 6,000, और मूल वेतन का 1/5, और मूल वेतन का मतलब पहले से कैलकुलेट कर लिया अपन ने, 56,600 गुणा 1/5 बराबर 11,320। और तीसरा पॉइंट है मैक्सिमम अमाउंट 5,000। ये 3 अमाउंट हैं, तीनों में से जो सबसे कम होगी, यानी तीनों में सबसे कम 5,000 है, तो 5,000 की छूट मिलेगी एंटरटेनमेंट अलाउंस की। तो अपन ने पहली छूट दी स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000, दूसरी छूट दे रहे हैं मनोरंजन भत्ते की 5,000 की, और फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इस एम्प्लॉयमेंट टैक्स से नियोजन पर कर इसने जो चुकाया उसकी छूट मिल जाएगी। उसने चुकाया केवल 500 रुपये, तो 50,000 और 5,000 और 500 3 अमाउंट ऐसी हैं जिनकी छूट मिलेगी। 55,500 की छूट दे तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी में से, ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी है 2,07,602, इसमें से घटा दिया 55,500, तो ये राशि आती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 1,52,102। ये प्रश्न आपका हल हो गया। अब उसके बाद में आप लोगों को थोड़ी सुविधा रहे तो इस क्वेश्चन के आंसर की मैं PDF बना के आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिसे आप लोग अच्छे से देख लें ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी।